I welcome you all to today's class। और आज के इस स्पेशल सेशन में हम रेप्लिकेशन को कंपेयर करेंगे, रेप्लिकेशन के इनिशिएशन स्टेप को कंपेयर करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ताकि आप लोगों को इसी एक प्लेटफॉर्म पे दोनों में कंपैरिजन मिल जाए। और जो कन्फ्यूजन होता है बेसिकली स्टूडेंट्स में कि प्रोकैरियोट में ये होता है, यूकैरियोट में क्या होता है, तो वो चीज़ एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाए, इसलिए ये स्पेशल सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं शैल, आपकी एजुकेटर CSI नेट लाइफ साइंस कैटेगरी में, और आज के स्पेशल सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप सब्सक्रिप्शन 31 जुलाई से पहले ले लेंगे तो 1 मंथ का, अगर आप 6 मंथ्स का लेंगे तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा मिल सकता है फ्री, और 12 मंथ्स का लेंगे तो आपको 2 मंथ्स फ्री मिलेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन में फ़ायदे होंगे अगर आप 31 जुलाई से पहले सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो। एंड ये चीज़, ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा आसानी से, आप ले लीजिए अभी। और आपको पता होगा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप है, लर्निंग ऐप, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और इसे प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड करेंगे तो आप वहाँ पे मेरा कोड यूज़ करेंगे शैल K10। ये कोड यूज़ करने से आप वहाँ पे सारे फ्री प्रोडक्ट्स जो हैं उसे अनलॉक कर पाएंगे। कौन से फ्री प्रोडक्ट्स? तो फ्री प्रोडक्ट्स में आते हैं हमारे स्पेशल क्लासेस एंड टेस्ट एंड क्विज, ठीक है। तो ये चीज़ें आप फ्री में वहाँ पे पा सकते हैं अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे शैल K10। तो मैं ऐप पे क्लास लेती हूँ 5 PM पे, और वहाँ पे अभी चल रहा है प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये सब चल रहा है। रामचंद्रन प्लॉट कंप्लीट हुआ है। कल वहाँ पे मेरी क्लास होगी, तो आप चाहें तो आप वहाँ भी मुझे देख सकते हैं अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे शैल K10। देन आपको पता है सब्सक्रिप्शन 2 तरह की है, प्लस और आइकॉनिक। दोनों में सेम सिमिलैरिटीज़ भी है, डिफरेंसेस भी है। पहले सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं। दोनों में आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे जहाँ पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। नोट्स को PDF फॉर्मेट में मिलेगा, और बहुत सारे टेस्ट और क्विज आप और दे सकते हैं, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि आपकी रैंकिंग क्या है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ये सब फायदे आपको होंगे। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, वो क्या है? तो आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो कि आपके डाउट्स को पर्सनलाइज लेवल पे क्लियर करेंगे, और स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, और इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन हो पाएगा आइकॉनिक लेने से। तो प्लस और आइकॉनिक में बस यही डिफरेंस है। अब आइकॉनिक के प्राइजेस की बात कर लेते हैं। लिस्ट यहाँ पे है। 6 मंथ्स का है 18,000 टोटल, 3,000 पर मंथ। 12 मंथ्स का है 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ। 24 मंथ्स का है 45,000 टोटल, 1,875 पर मंथ। यहाँ भी आप मेरा कोड यूज़ करेंगे शैल K10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, प्लस आप EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो ही 10% ऑफ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस के चार्जेस हैं। 1 मंथ का है 2,900, 3 मंथ्स का है 6,250, 6 मंथ्स का है 11,250, 1,875 पर मंथ, और 12 मंथ्स का है 13,750, 1,146 पर मंथ, और 24 मंथ्स का है 20,000 टोटल, 833 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे शैल K10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, एंड आप EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं अगर आप 6 मंथ्स एंड अबव का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये हो गई अनअकैडमी की बातें। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम रेप्लिकेशन ऑफ DNA इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट, इसका इनिशिएशन को यहाँ पे हम एक ही साथ में थोड़ी देर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दोनों को, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों का, आपको इनिशिएशन को मैं कंपेयर करके दिखाऊंगी। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इसी वक्त पूछ सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट बच ना जाए। शुरू करते हैं। तो रेप्लिकेशन में होता क्या है? तो रेप्लिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा आपको पता ही होगा क्या है। DNA से DNA अगर बनता है दैट इज रेप्लिकेशन, DNA से RNA, एंड RNA से प्रोटीन। ये हमारा सेंट्रल डॉग्मा है। तो सेंट्रल डॉग्मा का जो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में पेरेंट स्ट्रैंड्स, आपको पता है DNA के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, तो ये दोनों पेरेंट स्ट्रैंड से एक एक डॉटर स्ट्रैंड बनता है। मतलब ये एक पेरेंट स्ट्रैंड विल एक्ट एज द टेम्पलेट, और एक डॉटर स्ट्रैंड बनेगा इससे। फिर दूसरे पेरेंट स्ट्रैंड से एक और डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। तो इससे हमारे पास DNA के डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर से 4 स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे हमको। मतलब DNA पेरेंटल स्ट्रैंड तो 2 ही है ना, लेकिन जब हम रेप्लिकेशन होगा तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड से एक डॉटर स्ट्रैंड, दूसरे पेरेंटल स्ट्रैंड से दूसरा डॉटर स्ट्रैंड। इस तरीके से आपको
4 स्ट्रैंड एट द एंड मिल जाएगा सिर्फ एक डीएनए के डबल स्ट्रैंड से। ठीक है, ये रेप्लिकेशन है। उसके बाद क्या है, तो ये रेप्लिकेशन जो है इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं रेप्लिकेशन में। इन्हें बेसिकली 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो ये 3 मेन टॉपिक्स के अंडर में इस रेप्लिकेशन को हम पढ़ेंगे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। आज हम इनिशिएशन पढ़ रहे हैं, कल इलॉन्गेशन को कंपेयर करेंगे, फिर टर्मिनेशन को कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, दे हैव अ सिंगल डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल विच इज कॉल्ड एज cccDNA, कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। इस तरीके से एक ही डीएनए होता है ना प्रोकैरियोट्स के केस में, बट यूकैरियोट्स हैव, फॉर एग्जांपल अस ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स of double strands. So these DNA are long. In case of eukaryotes, we have long linear DNA molecules. Many molecules are there. But in case of prokaryotes, we have a single DNA molecule which is called as cccDNA, that is covalently closed circular DNA. Covalently closed circular का मतलब क्या होता है? तो ये एक तो गोल होता है सर्कुलर। कोवैलेंटली क्लोज्ड मतलब अगर समझ लीजिए इसको स्ट्रेट कर देंगे तो ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ये जब गोल होता है मतलब जब सर्कुलराइज होता है तो 5 और 3 एक साथ आ जाते हैं एक स्ट्रैंड के, तो दूसरे के 3 और 5 एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 5, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है, बॉन्डिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से, यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है, जिस वजह से ये पूरा सर्कल बन जाता है। तो कोवैलेंटली क्लोज्ड मतलब जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है दैट इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए हमको मिलता है। गोल सर्कुलर मतलब गोल, कोवैलेंटली क्लोज्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से ये क्लोज हुआ है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये है प्रोकैरियोट के केस में। लेकिन यूकैरियोट के केस में क्या है, लीनियर डीएनए है, लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए आर देयर, एंड इन अ ह्यूमन बीइंग लेट्स सपोज वी हैव 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये पहला बेसिक डिफरेंस है अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद क्या है डिफरेंस, ये कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए होने की वजह से यहाँ पे जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के बाद बाई डायरेक्शनली होता है। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन मतलब लेट्स सपोज यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो ये दोनों डायरेक्शन में जाता है ताकि जल्दी जल्दी रेप्लिकेशन हो सके। एंड जब रेप्लिकेशन हो रहा है, बिगिन हो गया है, बाई डायरेक्शनली है, यहाँ पे लेट्स सपोज स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो ये बाई डायरेक्शनली होने के बाद में जैसे पूरा इनिशिएशन का सारा एंजाइम्स पूरा सेटअप हो गया, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे इनिशिएशन के सारे एंजाइम सेटअप हो गए और इनिशिएशन हो चुका है रेप्लिकेशन का और स्टार्ट हो गया है रेप्लिकेशन, आगे बढ़ चुका है। तो रेप्लिकेशन की मशीनरी लेट्स सपोज यहाँ पे भी एक काम करती है और यहाँ भी एक काम करेगी, बाई डायरेक्शनल है, तो दोनों तरफ दो दो मशीन्स एक साथ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों जैसे प्रोसीड करेंगे पीछे और मशीन स्टार्ट हो जाएंगे। ये जब तक एंड करेगा तब तक पीछे ऑलरेडी और स्टार्ट हो चुका है। इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, मतलब दोनों तरफ रेप्लिकेशन के पूरे एंजाइम्स का सेटअप दोनों तरफ से स्टार्ट होता है, एक ही पोजीशन से स्टार्ट होता है लेकिन दोनों तरफ प्रोसीड करता है, इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में यूनी डायरेक्शनल होता है। ये पहला पॉइंट डिफरेंस। यूनी डायरेक्शनल मतलब लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, एक ही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा इस डायरेक्शन में भी, ऐसा नहीं है। तो यूकैरियोट्स के केस में द रेप्लिकेशन इज यूनी डायरेक्शनल, प्रोकैरियोट्स के केस में द रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। देन यूकैरियोट्स के केस में बहुत सारी जगहों से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और छोटे छोटे स्ट्रेच में होता है। लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ से भी स्टार्ट हुआ हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। अगर यहाँ से हुआ है लेट्स सपोज इतना दूर का रेप्लिकेशन होगा और वो पूरा मशीन गिर जाएगा। फिर यहाँ से अपना अलग टाइम पे यहाँ पे अगर स्टार्ट हुआ है तो सेम यहाँ पे भी उसी टाइम पे स्टार्ट हो गया होगा। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वो भी इतना आगे जाएगा, गिर जाएगा। मतलब क्या है कि यूकैरियोट्स के केस में बहुत सारे ओरिजिन होते हैं। ओरिजिन क्या है, तो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए डीएनए में एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है,
तो वो उसी जगह से एग्जैक्टली हमेशा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो प्रोकैरियोट से केस में एक ही ऑरिजिन होता है, ठीक है, वन ऑरिजिन। लेकिन यूकैरियोट से केस में मेनी ऑरिजिन होता है, बहुत सारे ऑरिजिन्स होते हैं छोटे छोटे जगहों पर, और इस तरह से रेप्लिकेशन होता है। तो इस पॉइंट को बोला जाता है, इसको बोला जाता है मोनोरेप्लिकॉनिक, इसलिए इसको बोला जाता है मोनोरेप्लिकॉनिक, और इसको बोला जाता है मल्टी रेप्लिकॉनिक, या यहाँ पे बहुत सारे रेप्लिकॉन है। और रेप्लिकॉन क्या है, तो वो पूरा डीएनए जो कि एक ऑरिजिन से सिंथेसाइज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे रेप्लिकॉन्स है ना, ये एक रेप्लिकॉन है, यहाँ देखिए ये एक और रेप्लिकॉन है, ये एक और रेप्लिकॉन है, ये एक और रेप्लिकॉन है। तो यूकैरियोट से केस में मल्टी रेप्लिकॉनिक होता है, लेकिन प्रोकैरियोट से केस में मोनो रेप्लिकॉनिक होता है। मतलब एक ऑरिजिन से सिर्फ एक ही डीएनए सिंथेसाइज होता है प्रोकैरियोट से केस में, मतलब एक ऑरिजिन ही रहता है। तो एक पहला पॉइंट हो गया हम लोग का, तो बाई डायरेक्शनल एंड यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। मोनो रेप्लिकॉनिक मतलब वन ऑरिजिन, ठीक है। यहाँ पे मल्टी रेप्लिकॉनिक यानी कि मेनी ऑरिजिन, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, दोनों का रेप्लिकेशन, जैसे कि यहाँ पे यूकैरियोट से केस में रेप्लिकेशन बहुत सारी जगहों पे स्टार्ट हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है एक, तो ये भी आपको पता है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नाम की चीज नहीं होती है, न्यूक्लियोइड होता है, ये तो आप जानते हैं। प्रोकैरियोट से केस में उनका डीएनए, ये अगर सेल है तो यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा, एक डीएनए होगा जो कि ऐसे प्रेजेंट होगा, जिस एरिया में प्रेजेंट होगा उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। हमारे केस में वो न्यूक्लियस है। इतना हो गया रेप्लिकेशन के रिलेटेड। स्टार्टिंग का मतलब ये स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स है जो कि डिफर करते हैं। अब देखते हैं कि सिमिलैरिटी क्या है। पहले तो इतना डिफरेंस हो गया, आप दिमाग में रखिए कि दो डिफरेंस हमें पता चल चुके हैं। अब सिमिलैरिटीज देखते हैं। दोनों में ही रेप्लिकेशन करने के लिए ये चाहिए एज अ रॉ मटेरियल, मतलब इन बोथ द केसेस वी रिक्वायर डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स इन बोथ द केसेस। मतलब क्या है, जैसे ये देखिए हमारा प्रोकैरियोट का डीएनए है, ठीक है। अब ये प्रोकैरियोट का डीएनए के ऑरिजिन से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो ये देखिए मैं थोड़ा खाली लेके आती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज ये ऑरिजिन है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हल्की सी डीएनए मेल्ट हो जाती है, मतलब उनके बीच में जो बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं। दो डीएनए के बीच में कौन सा क्या बॉन्ड होता है, डीएनए के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। तो जहाँ ऑरिजिन होता है ना, मैं प्रोकैरियोट की पहले बात कर देती हूँ, जहाँ ऑरिजिन होता है ना वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स थोड़े से मेल्ट कर जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स थोड़ी दूर के लिए अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब सिंथेसिस होती है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए दोनों ही केस में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ऐसा होता है। ये तो प्रोकैरियोट की कहानी हो गई। अब यूकैरियोट की कहानी कैसे होगी देखते हैं। यूकैरियोट के केस में भी अगर ये हमारा डीएनए है, ये अगर उसका ऑरिजिन है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी मेल्टिंग होगी, मतलब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो टूट जाएंगे। दोनों में ही ऑरिजिन में थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेगा और सिंथेसिस स्टार्ट होगा। सिंथेसिस के लिए दोनों को ही पहली बात प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या है, दीज आर स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स। दोनों को ही सिंथेसिस के लिए प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या होता है, तो प्राइमर एक छोटा सा आरएनए का मॉलिक्यूल होता है जिसको एक्सटेंड करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे बनाते हैं। ये हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक डीएनए, ये मेल्ट हुआ है थोड़ी दूर में, ठीक है। अब प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या है, 10 से 11 न्यूक्लियोटाइड्स का एक आरएनए का सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हमको एक प्राइमर चाहिए होता है, यहाँ भी एक प्राइमर, दोनों स्ट्रैंड्स में प्राइमर चाहिए होता है, दोनों स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमको प्राइमर चाहिए, 10 से 11 न्यूक्लियोटाइड का एक आरएनए का सीक्वेंस होता है, ठीक है। उसे ही फिर एक्सटेंड करते हैं। कैसे एक्सटेंड करते हैं और क्या करते हैं, फिर एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये भी एक सिमिलैरिटी है दोनों में। तो एक सिमिलैरिटी पहले क्या पता चली, दोनों को प्राइमर चाहिए। डीएनए सिंथेसिस अपने मन से स्टार्ट नहीं हो जाएगा, मतलब अगर ये डीएनए यहाँ पे खुल गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही से ऐसे डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल का जरूरत होता है जिसे बोलते हैं प्राइमर, जो कि 10 से 11 न्यूक्लियोटाइड का है। ठीक है, अब इस प्राइमर को ही एक्सटेंड करता है कौन? जो एंजाइम डीएनए बनाएगा। कौन? डीएनए पॉलीमरेज। दोनों में चाहिए, तो दोनों में ये दो चीजें पता चल गई। थर्ड चीज क्या चाहिए दोनों में, वो देखते हैं। आपको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? शुगर, नाइट्रोजनियस बेस एंड फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, तो यही न्यूक्लियोटाइड से तो डीएनए बनता है हमारा। शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनियस बेस। शुगर, नाइट्रोजनियस बेस, फॉस्फेट, इसी से हमारा डीएनए बनता है ना। शुगर, नाइट्रोजनियस बेस, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनियस बेस, फॉस्फेट, इससे ही डीएनए बनता है। ये तीन तो चाहिए होगा हमें, एक एक न्यूक्लियोटाइड चाहिए होगा ना सेल को आरएनए को एक्सटेंड करने के लिए। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये भी एक तरह के रॉ मटेरियल है जो कि सेल को चाहिए होता है। तो लेट्स सपोज ये हमारा स्ट्रैंड है डीएनए का, पेरेंट स्ट्रैंड। ठीक है, अब इससे रेप्लिकेशन करके एक डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, ये जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा इसके सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए एक आरएनए प्राइमर चाहिए, एक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, उसके बाद बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए ताकि डीएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियोटाइड्स को एक एक करके जोड़ सके और हमारे डीएनए को बना सके। आ गया समझ में? ये तीनों चीजें दोनों में चाहिए, प्रोकैरियोट में भी चाहिए, यूकैरियोट में चाहिए। मतलब प्राइमर भी चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए और न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए। एसएनपी यानी शुगर, नाइट्रोजनियस बेस और फॉस्फेट का जो एक केमिकल कॉम्बिनेशन है वो चाहिए, ताकि वो ही तो लगेगा एक एक करके और डीएनए बनेगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा अच्छे से देखते हैं। उससे पहले जो पेरेंट स्ट्रैंड से हम डीएनए बनाते हैं उसे कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड दोनों के केस में उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। ठीक है, अब डीएनए को हम पेरेंट स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड के फॉर्म में देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा एक पेरेंटल स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, इसको सिंथेसिस, इससे हमको ये टेम्पलेट है हमारा, इससे एक डॉटर स्ट्रैंड बनाना है। ठीक है, डॉटर स्ट्रैंड बनाने के लिए एक प्राइमर चाहिए। एक बात याद रखेंगे, प्राइमर हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। तो ये 3 प्राइम है तो यहीं पे ना प्राइमर लगेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये प्राइमर है हमारा। क्या है ये? 10 से 11 न्यूक्लियोटाइड का एक आरएनए सीक्वेंस है, एक आरएनए है, उसका डायरेक्शन क्या होगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम। अगर डीएनए का देखिए, एक होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है? 3 प्राइम से 5 प्राइम। उसी तरह से अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि टेम्पलेट की तरह काम करता है, तो ये जो प्राइमर है उसका डायरेक्शन क्या होगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो हमेशा प्राइमर का डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है और हमेशा सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही होता है। मतलब ये जो प्राइमर है इसे इसी डायरेक्शन में बनाया जा सकता है। तो ये तो हो गया पहला स्ट्रैंड हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम के एंड में आके हमारा प्राइमर लग गया। अब दूसरा स्ट्रैंड अगर यहाँ बनाते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो वहाँ पे प्राइमर कहाँ लगेगा? ऑफकोर्स यहाँ लगेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, क्योंकि 3 प्राइम एंड को ही एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज अपने मन से सिंथेसिस नहीं कर सकता, उसको एक स्ट्रैंड चाहिए होता है जिसको वो एक्सटेंड करेगा। उसे एक चीटिंग मटेरियल चाहिए होता है, बोल सकते हैं, एक चीटिंग करने के लिए चाहिए होता है। मतलब उसे पहले से एक सीक्वेंस चाहिए होता है जिसके 3 प्राइम एंड को वो एक्सटेंड कर सके। ठीक है, तो प्राइमर चाहिए होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम प्राइमर है। प्राइमर का 3 प्राइम एंड को ही वो एक्सटेंड करके डीएनए बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा डीएनए है। ठीक है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है। ठीक है, अब मेल्टिंग होगी। लेट्स सपोज इतना दूर में, यहाँ पे कहीं ऑरिजिन था, मेल्टिंग हो चुका है, सिंथेसिस हो रहा है, तो इतना दूर में मेल्ट हो चुका है, यहाँ पे सिंथेसिस स्टार्ट होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, और स्ट्रैंड डीएनए जो है इस डायरेक्शन में मेल्ट हो रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मेल्ट होके जा रहा है। ये डीएनए इतना लंबा है। यहाँ पे तो ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, यहाँ नहीं टूटे हैं,
यहाँ का टूट गया, ठीक है। अब मैं प्राइमर लगाती हूँ। प्राइमर को ऑफ कोर्स आपको पता है 3 प्राइम एंड को ही एक्सटेंड करना होता है। हमें प्राइमर 5 प्राइम से 3 प्राइम चाहिए होता है, 3 प्राइम एंड को एक्सटेंड करना होता है, और हमेशा 5 प्राइम एंड जो होता है वो स्टार्टिंग में रहता है। अगर प्राइमर ऐसा होता है तो मतलब पेरेंट स्ट्रैंड जो होगा वो कैसा होगा वो चेक करते हैं यहाँ पे। अब प्राइमर यहाँ पे कहाँ लगेगा वो देखना होगा। ये है 5 प्राइम, तो क्या यहाँ पे हम प्राइमर लगा सकते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम? नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ एक स्ट्रैंड में ऊपर 5 प्राइम है तो नीचे वहाँ पे ऑफकोर्स 3 प्राइम होना जरूरी है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये यहाँ पे लगेगा कहाँ पे? इस वाले स्ट्रैंड के लिए प्राइमर लगेगा कहाँ? देखिए यहाँ पे प्राइमर लगेगा। अगर एक बार में इतना डीएनए खुल गया है, एक बार में डीएनए इतना खुल गया है, तो यहाँ लगेगा प्राइमर। क्योंकि अगर ये 5 प्राइम है तो ऑफकोर्स ये 3 प्राइम होगा, तो अगर 3 प्राइम है तो ही ना प्राइमर का 5 प्राइम यहाँ रह पाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे प्राइमर लगेगा। अब ये वाले स्ट्रैंड में तो ऑफकोर्स यहाँ पे आराम से प्राइमर लग सकता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट स्ट्रैंड का 3 है तो ऊपर इसका 5 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 है तो यहाँ प्राइमर का 3 नहीं हो सकता, तो प्राइमर का 5 नहीं हो सकता। तो प्राइमर का 5 तभी होगा जब ऊपर का 3 होगा। तो इस तरह से अगर डीएनए इतना खुला है एक बार में, डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग ये है, तो प्राइमर इस तरह से लगेगा, ठीक है। अब उसे एक्सटेंशन होगा, प्राइमर तो लग गए। अब इसमें क्या मैंने बताया था आपको, प्राइमर लगने के बाद क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, ऑफकोर्स डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, एंजाइम। अब वो डीएनए पॉलीमरेज आएगा और सारे न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसिस करेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे चिपकाते जाएगा ताकि डीएनए बनते जाए। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स लग गए, यहाँ पे भी लग गए। लेकिन देखो यहाँ पे यहीं तक है हमारे पास टेम्पलेट, यहाँ तक तो डॉटर स्ट्रैंड बन गया। अब डीएनए इतना ही खुला है, अब नेक्स्ट में डीएनए और खुलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये डीएनए को और खोलते हैं, ठीक है, और खोल दिया यहाँ पे, नहीं तो ऊपर ही बना देती हूँ, यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको और खोल के पूरा ही स्ट्रेट कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो पहली बार में जब प्राइमर लगा वो कहाँ लगा? यहाँ था प्राइमर, यहाँ पे प्राइमर है, ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला पेरेंट स्ट्रैंड, और ये हमारा था 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला प्राइमर स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ पे प्राइमर था और इस डायरेक्शन में डीएनए को सिंथेसाइज किया गया, इस डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस हुआ, है ना। डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग स्ट्रैंड की ये थी, डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग ये थी, और एक बार में इतना खुला, सेकेंड टाइम में पूरा खुल गया। पहली बार में जितना खुला वहीं पे ना प्राइमर लगेगा, क्योंकि यहाँ तो प्राइमर लगाने की जगह ही नहीं है, यहाँ पे लग नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे लगाया गया था। देखिए यहाँ पे है, अब पूरा खुल गया, अब फिर प्राइमर लगाते हैं। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही थी डीएनए की, यहाँ पे इस डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही है। अब क्या होगा, इसके आगे तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ही नहीं, पेरेंट स्ट्रैंड है ही नहीं, सारा रेप्लिकेशन का मशीन गिर जाएगा। यहाँ पे नहीं गिरेगा, यहाँ वेट करेगा ओपनिंग का, ठीक है। संदीप बिष्ट, हाँ गुड आफ्टरनून बेटा। यहाँ पे जो मशीनरी है डीएनए पॉलीमरेज है, वो वेट करेगा कि डीएनए स्ट्रैंड और खुले, लेकिन यहाँ पे वेट करने के लिए कोई चारा ही नहीं है। इतना सिंथेसिस हो गया डीएनए का, अब वो गिर जाएगा, क्योंकि और डीएनए तो इसके पास है नहीं सिंथेसाइज करने के लिए देख के, क्योंकि हमारा डीएनए सिंथेसिस कैसे होता है? टेम्पलेट को देख के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मशीनरी गिर जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, वो वेट करेगा खुलने का। फिर खुला और खुल गया, तो ये सिंथेसिस को आगे बढ़ा देगा यहाँ तक और गिर जाएगा, उसके बाद डन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे खुला कि मशीनरी वापस आएगी और फिर जहाँ पे 3 प्राइम एंड है वहां पे एक और प्राइमर लगाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, डाउट होने से पूछना। यहाँ पे और एक प्राइमर लगेगा, इस डायरेक्शन में और एक प्राइमर लगेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। जितना खुलेगा उतना याद रखेंगे, जितना खुला जो एंड है जहां तक डीएनए खुला वहां पे प्राइमर लगेगा। जैसे कि इतना दूर खुला तो यहाँ प्राइमर लगा,
अब लेट्स सपोज यहाँ तक खुल गया तो यहाँ प्राइमर लगेगा, जितना दूर खुला उतना दूर ही प्राइमर लगेगा ना, क्योंकि उसको तो खुला हुआ रीजन मिल गया है। अब फिर यहाँ पे प्राइमर आके लग गया, अब फिर यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होगा, ठीक है। फिर मशीन गिर जाएगी क्योंकि टकरा जाएगा पुराने वाले प्राइमर से, अब फिर वो वेट करेगा और डीएनए खुलने का। इस तरह से डीएनए की सिंथेसिस होती है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना, ठीक है। तो इसलिए इस जो ये जो डीएनए है वो देखो, उसको इसके मशीनरी को गिरना नहीं पड़ा और जितने एक साथ में जो लोड हुआ वही कंटिन्यू किया, इसलिए इस डॉटर स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और इसके डॉटर स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और इस लीडिंग स्ट्रैंड जो है डॉटर स्ट्रैंड, उसके टेम्पलेट को बोलते हैं लीडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो डॉटर स्ट्रैंड है इसके टेम्पलेट को बोलते हैं, ये टेम्पलेट हुआ ना, इसके टेम्पलेट को बोलते हैं लैगिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। और देखो डायरेक्शन तो एक ही है, ये सिंथेसिस का डायरेक्शन है, ये ओपनिंग का डायरेक्शन है, इसका सिंथेसिस उसी डायरेक्शन में हो रही है, इसका नहीं हो पा रहा है तो ये अपना मेथड निकाल रहा है। लेकिन यूकैरियोट के केस में इसलिए, या किसी भी केस में, प्रोकैरियोट में भी मैंने तो बोला ना इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में होगा। तो प्रोकैरियोट के केस में अभी देखते हैं थोड़ी देर में। यूकैरियोट के केस में देखो यूनिडायरेक्शनल है या नहीं, सिंथेसिस इसी डायरेक्शन में हो रहा है, भले इसका कंटिन्यूसली हो रहा है, इसका डिसकंटिन्यूस हो रहा है, इसका अपोजिट में जा रहा है, इसका अपोजिट में जा रहा है, बट ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इसी डायरेक्शन पे तो डिपेंड कर रहा है, इसलिए यूकैरियोट्स में बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। अब प्रोकैरियोट का देख लेते हैं, प्रोकैरियोट का देख लेते हैं। देखो ये डीएनए है, यहाँ मेल्ट होगा, ओरिजिन है इसलिए, मेल्ट हो गया, ठीक है। अब प्राइमर लगाते हैं, चलिए। अच्छा मेल्ट का हो गया है, प्राइमर लगाने के लिए यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ, इसको आधे में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा और ऐसा, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये दोनों में होता है, मैं अभी यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखा रही हूँ, डिफरेंस नहीं दिखा रही हूँ। रेप्लिकेशन फॉर्क इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों में ये, इसको मैंने कट कर दिया, दो अलग अलग डायरेक्शन, दो फॉर्क बन गए, मैंने दोनों को कट करके आपको दिखाने के लिए किया है, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसका डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसका भी होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम क्योंकि कंटिन्यूएशन है, ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो ये भी है 5 प्राइम से 3 प्राइम, है ना। इस तरह से कट करके अब हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, प्राइमर, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को डाउट होगा तो मुझे बोलना, संदीप मैम लैगिंग स्ट्रैंड पे म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, क्या रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा? यस, म्यूटेशन बेटा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। म्यूटेशन है क्या, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और म्यूटेशन कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो अगर समझ लीजिए लैगिंग स्ट्रैंड में जो म्यूटेशन की वजह से होगा वही लीडिंग स्ट्रैंड में भी होगा, और अगर म्यूटेशन हो गया तो एक अगर एडेनाइन है लेट्स सपोज, तो वो समझ लीजिए थाइमिन में कन्वर्ट हो जाएगा या किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेस पेयर जो है उसका चेंज हो जाएगा जो बेस है। तो उस म्यूटेशन की वजह से अगर रेप्लिकेशन के टाइम में हो रहा है तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म आएंगे, कुछ स्टॉप नहीं होगा, वो अपना काम कर रहा है, एक फॉल्टी डीएनए बन जाएगा जिसको बाद में डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म ठीक करेगा। तो म्यूटेशन कभी भी किसी भी जगह पे हो सकता है, और जहां भी म्यूटेशन होगा एक ही उसका इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट नहीं चेंज होगा, ठीक है संदीप, समझ में आया? तो अगर रेप्लिकेशन स्टॉप नहीं होगा, अगर म्यूटेशन हो गया रेप्लिकेशन के टाइम में, लेट्स सपोज रेप्लिकेशन हो रहा है और म्यूटेशन हो गया, रेप्लिकेशन कंटिन्यू कर जाएगा, क्योंकि लेट्स सपोज यहाँ पे रेप्लिकेशन, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है, यहाँ से रेप्लिकेशन हो के आ रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा एक स्ट्रैंड है, यहाँ पे म्यूटेशन होके गलत बेस है और यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, तो उससे पहले ही इसको सेल ठीक करने की कोशिश करेगा कि वो रेप्लिकेशन ना हो। बाय चांस सेल इसको ठीक नहीं कर पाया तो फॉल्टी रेप्लिकेशन होगा और उसको बाद में सेल ठीक करेगा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म से, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है ना प्राइमर और ये सब समझ में आ रहा है ना, प्राइमर का डायरेक्शन। देखिए अब प्राइमर कहाँ कहाँ लगेगा देखिए, और देखिए यहाँ पे ये जो दो रेप्लिकेशन फॉर्क है, इसका ये डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग है, इसका ये डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा देती हूँ ये डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग
यहाँ पे ये वाला है डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देखो ये डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग है इस साइड के लिए, इस साइड के लिए ये डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग है। अब इतना डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग है, मतलब इतना एक बार में खुलेगा, और इस डायरेक्शन में यहाँ ओपनिंग है तो इतना एक बार में खुलेगा। ठीक है, चलिए अब प्राइमर लगाते हैं। ये 3 है तो यहाँ पे प्राइमर लग पाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, है ना। ये 5 है तो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी प्राइमर लग जाएगा, क्योंकि 3 है तो प्राइमर का 5 तो आसानी से लग जाता है, यहाँ भी प्राइमर लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, प्राइमर लग गया। अब डीएनए सिंथेसिस होगा, इतना सिंथेसिस होके गिर जाएगा, ये कंटिन्यू करेगा, यहाँ भी ये कंटिन्यू करेगा, ये इतना होके गिर जाएगा, फिर ये वेट करेगा और डीएनए स्ट्रैंड को और डीएनए खुलने का, ये और खुलेगा तो ये कंटिन्यू कर जाएगा। मैं एक बार आपको इसको दिखाती, पहले बना लेती हूँ फिर आपको एनलार्ज करके दिखाऊंगी, और उसके बाद यहाँ नहीं, अभी एनलार्ज करके दिखा देती हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन में डीएनए खुल रहा है, इतना पहली बार खुलेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में खुल रहा है, यहाँ मेल्टिंग हुई है। इस रेप्लिकेशन फॉर्क को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, सामने यहाँ पे है आपके, कोई डाउट हो तो बोलना मुझे। देखो लेट्स सपोज यहाँ पे बीच में से कट किया है, तो ये वाला एक फॉर्क है हमारा, ये वाला दूसरा फॉर्क है ना। यहाँ पे दोनों फॉर्क मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। ये डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस है, ये डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस है, ये वाला देखिए डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस, यानी डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस या रेप्लिकेशन फॉर्क का जो ओपनिंग है दोनों का देखिए ड्रॉ किया गया है। अब यहाँ पे अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो यहाँ प्राइमर लगेगा, ये 5 प्राइम यहाँ है टेम्पलेट का, तो यहाँ पे प्राइमर नहीं लग सकता, जहाँ पे 3 होगा वहाँ लगेगा, एंड जितना खुला होगा वहाँ लगेगा। तो प्राइमर का सारा पोजीशनिंग समझ में आ गया आप लोगों को। किसी को प्राइमर के पोजीशनिंग में अगर प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बोलना, मैं कलर इसको लिख देती हूँ एक बार। ये 5 है प्राइमर का, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। देखिए ये 3 है टेम्पलेट का, तो प्राइमर का 5 होना जरूरी है वहां पे। और ये भी याद रखना है कि प्राइमर का 3 प्राइम ही एक्सटेंड हो सकता है, तो ये 5 है तो ये 3 प्राइम है। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये प्राइमर है तो ये 5 स्ट्रैंड है, उसका 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। अब यहाँ पे टेम्पलेट का 3 है, ये वाला 3 है तो ये 5 होगा प्राइमर का। वैसे यहाँ पे टेम्पलेट का ये देखिए ये 3 है तो ये 5 होगा। तो इस तरह से प्राइमर्स लग गए हैं। अब एक्सटेंशन होगा तो जितना खुला होगा इस डायरेक्शन में खुलेगा, इतना एक बार में खुला होगा, इतना दूर एक्सटेंड कर जाएगा और रुकेगा, वेट करेगा और खुलने का, और ये इतना एक्सटेंड कर जाएगा, गिर जाएगा, अब फिर से इस डायरेक्शन में और खुलेगा। तो लेट्स सपोज यहाँ तक खुल गया, तो ये सिंथेसिस आगे होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे लेट्स सपोज इतना ही एक बार में खुल गया, तो यहाँ और एक प्राइमर लगेगा और फिर इस डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा। मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ। प्राइमर, सॉरी यहाँ पे तो नहीं प्राइमर चाहिए, सिंथेसिस हो गया, और यहाँ पे प्राइमर चाहिए होगा, इतना दोनों है प्राइमर, और ये डीएनए। देखिए क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज। देखिए इस डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा तो ये जितना डीएनए बना था और डीएनए बन जाएगा। इस डायरेक्शन में खुल रहा है डीएनए, तो इतना खुला है तो यहाँ पे एक नया प्राइमर लग गया और फिर उससे डीएनए बन गया, और आगे और गिर गया, और वेट करेगा कि और कैसे आगे खुलेगा डीएनए, जैसे खुलेगा फिर से बैठेगा। इस तरीके से डीएनए सिंथेसिस होता है दोनों प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। देखिए यहाँ पे भी वही है, इस डायरेक्शन में सिंथेसिस अगर हो खुलेगा तो ऑफकोर्स ये कंटिन्यू करेगा, लेकिन यहाँ पे इतना खुला था तो यहाँ प्राइमर लगा, अब फिर यहाँ प्राइमर लगेगा और फिर आगे सिंथेसिस होगा। इस तरह से चलता रहेगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सिंथेसिस। तो अभी तक हमने क्या देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट का मल्टी रेप्लिकॉन मोनो रेप्लिकॉनिक है
और यूकैरियोट का मल्टी रेप्लिकॉनिक है। प्रोकैरियोट्स का बाई डायरेक्शनल है, यूकैरियोट्स का यूनी डायरेक्शनल है। ये तो डिफरेंसेस देखें। सिमिलैरिटीज क्या देखी, दोनों को प्राइमर चाहिए, दोनों को एक टेम्पलेट चाहिए, दोनों को डीएनए पॉलीमरेज चाहिए और दोनों को न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए जो कि आगे एक्सटेंड हो के पूरा डीएनए सिंथेसिस हो सके। ये चीज़ें दोनों में चाहिए, दोनों प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। इसके अलावा क्या देखा, दोनों में प्राइमर का डायरेक्शन एक ही है, मतलब दोनों में 3 प्राइम OH एंड चाहिए, क्योंकि प्राइमर कैसे लगता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो 3 प्राइम एंड प्राइमर का फ्री चाहिए एक्सटेंशन के लिए दोनों में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ 3 प्राइम एंड का मतलब यही है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये टेम्पलेट है, ये देखिए ये प्राइमर है, 3 प्राइम OH, ये प्राइमर है छोटा सा, इतना ही दूर प्राइमर है, इसके आगे डीएनए लगेगा बनेगा, तो ये OH नहीं होने से और डीएनए नहीं बनेगा। तो ये बात याद रखेंगे कि प्राइमर हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में लगता है। मतलब अगर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो नीचे वाले का 3 प्राइम यहाँ होना चाहिए, तो ही प्राइमर का 5 प्राइम यहाँ लगेगा और 3 प्राइम एंड को एक्सटेंशन किया जाएगा। ठीक है। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं दोनों में वो भी सेम है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, तो जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें 3 फॉस्फेट होता है। मतलब क्या है, हमारे डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या होता है, एक शुगर, एक नाइट्रोजनियस बेस और एक फॉस्फेट। लेकिन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक शुगर, एक नाइट्रोजनियस बेस और 3 फॉस्फेट। ऐसा साइटोप्लाज्म में रहता है, ऐसा डीएनए में रहता है। ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड विथ सिंगल फॉस्फेट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड विथ 3 फॉस्फेट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड विथ 3 फॉस्फेट्स, मतलब न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है शुगर एंड नाइट्रोजनियस बेस, ये तो आप लोग पता है। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, शुगर, नाइट्रोजनियस बेस एंड फॉस्फेट। तो शुगर नाइट्रोजनियस बेस हो गया न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ देखिए ये दोनों नहीं है, एक न्यूक्लियोसाइड, तो इसलिए लिख दिया न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्यों, क्योंकि 3 फॉस्फेट है। ठीक है। यहाँ पे देखिए S और N क्या है, न्यूक्लियोसाइड, एक फॉस्फेट, तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। आई होप नाम आपको पता चल गए। और नाइट्रोजनियस बेसिस के न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट लिखेंगे कैसे, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इस तरह से लिखते हैं, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनियस बेस है ये 4 तरह के होते हैं, उसके बेसिस पे कैसे लिखते हैं देखो, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये शुगर है, यहाँ पे एडेनाइन है और यहाँ पे 3 फॉस्फेट है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नहीं बोला जाएगा, डाउट होने से बोलना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नहीं होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है वही न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, शुगर और नाइट्रोजनियस बेस। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है कि नहीं, शुगर और नाइट्रोजनियस बेस। और जब एडेनाइन शुगर के साथ लगता है तो उसको बोला जाता है एडिनोसाइन। एडिनोसाइन का मतलब ही है शुगर एंड एडेनाइन। तो जो न्यूक्लियोसाइड है वही अलग अलग नाइट्रोजनियस बेसिस के बेसिस, अलग अलग नाइट्रोजनियस बेस आने की वजह से अलग अलग नाम कहलाएंगे उसके। अगर न्यूक्लियोसाइड में N की जगह पे A है तो उसे कहा जाएगा एडिनोसाइन। अगर न्यूक्लियोसाइड में N की जगह पे T है तो उसे कहा जाएगा थाइमोसाइन, G है तो ग्वानोसाइन, C है तो साइटोसाइन, ऐसे करके बोला जाएगा। यस बेटा, ATP AMP, जैसे कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यस जैसे कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वही सेम बता रही मैं। तो यहाँ पे N क्या मतलब क्या है, न्यूक्लियोसाइड का नाम अलग अलग होगा ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजनियस बेस। तो जो NTP कहलाता है, मतलब न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, वही एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, थाइमोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, इस तरह से नाम होते हैं। ठीक है,
एंड जो शुगर डीएनए में होता है आपको पता है कि उसमें OH नहीं है, तो इसको डीऑक्सी एडिनोसाइन कहते हैं, डीऑक्सी एडिनोसाइन। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना कि हमें जो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होता है वो इस तरह से है। देखिए NTP अगर है तो वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये N की जगह पे G भी हो सकता है, C भी हो सकता है, A भी हो सकता है, T भी हो सकता है। तो हो नहीं गया GTP। GTP मतलब क्या है, एक NTP ही है ना, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड क्या है, शुगर और नाइट्रोजनियस बेस। अगर ये शुगर है और यहाँ पे ग्वानिन है तो वो एक न्यूक्लियोसाइड नहीं हुआ। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। तो एक NTP जो है वही तो GTP है, CTP है, ATP है और TTP है, सब तो सेम ही है ना। NTP क्या है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, है ना। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मतलब शुगर, नाइट्रोजनियस बेस, फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट। इसका मतलब हो गया न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोसाइड डिपेंड करेगा कि कौन सा नाइट्रोजन बेस है। ये न्यूक्लियोसाइड हो सकता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसाइन, ये हो सकता है ग्वानोसाइन, साइटिडाइन, इस तरह से अलग अलग तरह के न्यूक्लियोसाइड्स हो सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए होते हैं डीएनए को एक्सटेंड करने के लिए या डीएनए बनाने के लिए। मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म में SNPP ज़्यादा होता है, यही होता है, लेकिन हमको डीएनए में क्या चाहिए, SN और P। तो ये SNPPP को SNP में कन्वर्ट करना होगा डीएनए बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे ये OH फ्री है प्राइमर का, है ना, क्योंकि प्राइमर हमेशा क्या होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। 3 प्राइम का मतलब क्या होता है, शुगर का OH फ्री होना। तो देखिए यहाँ पे ये शुगर का OH फ्री है। ये जो है लोन पेयर इसका क्या करता है, एक DNTP पे, DNTP मतलब क्या है, डीऑक्सी, मैं लिखती हूँ, देखिए आप लोग डाउट होने से बोलना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अगर यही एडेनाइन है तो क्या बोला जाएगा, डीऑक्सी राइबो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए इसका जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस फॉस्फेट पे, इसको बोला जाता है अल्फा फॉस्फेट। ये एक DNTP है। देखिए एक शुगर है, एक बेस है, कुछ भी हो सकता है, और 3 फॉस्फेट है, ठीक है। इस अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करेगा और ये चीज यहाँ पे टूट जाएगी, ये बाहर चला जाएगा और ये हो गया ना हमारा एक शुगर, नाइट्रोजनियस बेस और फॉस्फेट। इससे ये खींच के लाएगा और यहाँ पे अटैच कर देगा। इस तरह से डीएनए सिंथेसिस होगा। तो हमें SNPPP से हमारे सेल को SNP चाहिए। ये होता है 3 प्राइम OH की वजह से। ये रेप्लिकेशन का एक बेसिक फंडा है जो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जो कि बोथ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में होता है, ठीक है। तो डिफरेंस और सिमिलैरिटी का बेसिक हो गया। अब हम सिंथेसिस कैसे स्टार्ट होता है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोनों में ऑरिजिन होता है, ये आपको पता है। प्रोकैरियोट का जो ऑरिजिन होता है उसमें 3x13 मर एंड 5x9 मर नाम का 2 स्पेशल सीक्वेंस होता है। यहाँ पे देखिए ये ऑरिजिन है, मतलब जो मैं डीएनए बनाती हूँ ना, ये बोलती हूँ ना ऑरिजिन, ये एरिया में ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं। 3x13 मर मतलब 3 बॉक्सेस हैं जिसमें 13 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक तो ये रीजन है और एक रीजन होता है 5x9 मर, मतलब 5 बॉक्स है जिसमें कि 9 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये सीक्वेंसेस क्या होते हैं, यहीं से ही सिंथेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। ये है हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्या है 3x13 मर एंड 5x9 मर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए अब यहाँ पे जो ओरिजिन है प्रोकैरियोट्स में उसे ओरिसी कहा जाता है। यूकैरियोट में ऐसा कुछ नाम नहीं है, सिर्फ ओरिजिन बोला जाता है। और यूकैरियोट का जो ओरिजिन होता है वो इतना डिफाइंड नहीं होता है, ये भी एक डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स में बहुत डिफाइंड होता है।
3 इंटू 13 5 इंटू 9 इस तरह से, ठीक है। अब इनिशिएशन को करने के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है प्रोकैरियोट के केस में, जिसका नाम है डीएनए ए, जो कि हमारा है इनिशिएटर प्रोटीन। दोनों में इनिशिएटर प्रोटीन की जरूरत होती है। जैसा कि मैंने बताया दोनों में ओरिजिन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही दोनों में इनिशिएटर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोकैरियोट में जो इनिशिएटर प्रोटीन है दैट इज डीएनए ए, और यूकैरियोट में जो इनिशिएटर प्रोटीन है दैट इज अवर ORC, ठीक है। दोनों का मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो दोनों को ध्यान देना होगा। इनिशिएटर प्रोटीन, पहले तो दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, एक का नाम है ORC, एक का नाम है सिर्फ ओरिजिन। अब दोनों में ओरिजिन में सीक्वेंसेस देखना होगा। प्रोकैरियोट का स्पेशल सीक्वेंसेस हैं, यूकैरियोट में ऐसा कुछ स्पेशल सीक्वेंस नहीं है, जो है वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। उसके बाद इस ओरिजिन से इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड करता है दोनों में। प्रोकैरियोट में जो इनिशिएटर प्रोटीन है उसे कहा जाता है डीएनए ए, और यूकैरियोट में जो है उसे कहा जाता है ORC, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डीएनए ए मॉलिक्यूल्स आए हैं, और वो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 9 और 3 इंटू 13 देखिए वो सीक्वेंसेस हैं यहाँ पे ना। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये है हमारा, देखिए ये है 3 इंटू 13 और ये है 5 इंटू 9, ठीक है। तो 5 इंटू 9 से क्या होता है, इनिशिएटर प्रोटीन्स आके बाइंड करते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में, और यूकैरियोट के केस में 3 इंटू 13 से क्या होता है, यहाँ पे मेल्टिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे मेल्टिंग होती है। तो देखिए ये वाला रीजन क्या है हमारा 3 इंटू 9 और ये रीजन है 5 इंटू 3 इंटू 13 और ये रीजन है हमारा 5 इंटू 9। 5 इंटू 9 से डीएनए ए प्रोटीन्स बाइंड किए हैं, ये यहाँ पे बाइंड करेंगे और इसको कॉइल कर देंगे, जिसकी वजह से उसके पास वाले रीजन में मेल्टिंग होगी, जिसको कहा जाएगा 3 इंटू 13। तो देखिए यहाँ पे मेल्टिंग हो गई, किसकी वजह से, डीएनए ए प्रोटीन की वजह से। जैसे यहाँ पे मेल्टिंग होगा कि यहाँ पे क्या होगा, प्राइमर आके लगेंगे, ठीक है। तो प्राइमर आके कैसे लगेंगे, मेल्टिंग जो थोड़ी सी हुई है उसे और डीएनए को थोड़ा अलग करना होगा, और ये जो है ये प्रोसेस को पूरा हर जगह घुमाना होगा, हर जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे, हर जगह से तोड़ना जरूरी है। इसके लिए जैसे यहाँ पे मेल्टिंग होगी कि नेक्स्ट प्रोटीन आएगा जिसको बोलते हैं हेलिकेज लोडर, जो कि किसको लोड करेंगे, हेलिकेज को। ये 3 चीजें होती हैं। पहले तो इनिशिएटर प्रोटीन आता है, और इनिशिएटर किससे बाइंड करता है, वो बाइंड करता है 5 इंटू 9 से, ठीक है। वहां पे बाइंड करने की वजह से डीएनए थोड़ा घूम जाता है, जिस वजह से 3 इंटू 13 रीजन में मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 3 इंटू 13 में 80 रिच सीक्वेंस है, ज्यादा 80 है, डबल बॉन्ड है, आसानी से टूट जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेम चीज देखिए, ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। तो मेल्टिंग तो हो गई, किसकी वजह से, देखिए डीएनए ए आया, उसके बाइंडिंग की वजह से यहाँ पे मेल्टिंग हो गई। ये रीजन है हमारा 3 इंटू 13 लेकिन ये मेल्टिंग तो थोड़ी दूर में हुई ना, इतने ही दूर में हुई ना, बाकी रीजन्स को भी तो तोड़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। इसके लिए आएगा हेलिकेज और हेलिकेज लोडर। हेलिकेज क्या करता है, एक ऐसा प्रोटीन है, एक ऐसा एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, ठीक है। तो देखिए जो हेलिकेज यहाँ पे है दैट इज अवर डीएनए बी एंड हेलिकेज लोडर इज अवर डीएनए सी। तो डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, ठीक है। पहले प्रोकैरियोट का समझते हैं, फिर यूकैरियोट का देखेंगे। तो डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी। डीएनए ए आया, बाइंड किया, छोटा सा मेल्टिंग किया ताकि हेलिकेज घुस सके और सारा रीजन को खोल सके। हेलिकेज क्या है, डीएनए बी। हेलिकेज लोडर क्या है, डीएनए सी। हेलिकेज लोडर की वजह से ही हेलिकेज आके लटकता है वहां पे। देखिए यहाँ पे मेल्टिंग हो गई, अब यहाँ पे हेलिकेज को लटका दिया। देखिए ये हेलिकेज है, ये पर्पल वाला, और ये है हेलिकेज लोडर डीएनए सी। तो डीएनए बी हो गया हेलिकेज, डीएनए सी हो गया हेलिकेज लोडर, ए हो गया इनिशिएटर प्रोटीन, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इनिशिएशन की जगह पे सारे एंजाइम्स लोड हो गए। अब क्या होगा, हेलिकेज घूमेगा दोनों तरफ, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा, वहां प्राइमर लगेगा और उसकी सिंथेसिस आगे बढ़ेगी। ये तो था इनिशिएशन थोड़ा सा प्रोकैरियोट का। अब इसी तरह से इसको और थोड़ा हम डिटेल में लेके जाएंगे कि प्राइमर कौन बनाता है,
और उसके बाद में इनिशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसको हमें यूकैरियोट से कंपेयर करना होगा। लेकिन आज मैम हाँ, तो आज अभी के लिए इतना ही। कल हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोट को इनिशिएशन को और आगे बढ़ाएंगे और फिर उसे यूकैरियोट के इनिशिएशन के साथ कंपेयर करेंगे। कल भी 2 बजे की क्लास होगी जहाँ पे ये पोर्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, आज कंप्लीट करने के लिए तो फिर और 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो अभी और थोड़ा टाइम चाहिए। तो प्रोकैरियोट के इनिशिएशन में हमने बोल दिया डीएनए ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में। यूकैरियोट का फिर हमको देखना है क्या होता है, कैसे होता है, और लास्ट में फिर एक लाइन में ड्रॉ करके दोनों तरफ में आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का दिखा दूंगी, जिससे कि आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। मैम बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी, बेटा बायोकेमिस्ट्री ऐप में चल रहा है, वहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, ऐप मेरा है, जो ऐप आप डाउनलोड करेंगे वहाँ अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आप मेरे क्लास को अनलॉक कर पाएंगे। वहाँ पे प्रोटीन चल रहा है, बायोकेमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, और सेल बायोलॉजी इसके बाद देखेंगे कहाँ शुरू करते हैं, वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री और यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जहाँ पे जो चीज़ खत्म हो जाएगी फिर नेक्स्ट जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी ही मेरा नेक्स्ट टॉपिक का गोल है। अगर सब्सक्रिप्शंस आए मेरे नाम पे, आप कोर्सेज लिए गए, तो फिर मेरा और एक प्लेटफॉर्म खुल जाएगा प्लस क्लासेस, तो वहाँ पे फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और तीनों जगह पे एक अलग अलग टॉपिक चल रहा है तो खत्म कर देंगे। ठीक है, बायोलॉजी पाठशाला। ठीक है, आ गया समझ में आप लोग को। आज के लिए इतना ही, लेकिन कल ये इनिशिएशन को हम कंटिन्यू करेंगे प्रोकैरियोट का, यूकैरियोट का बताऊंगी, फिर दोनों को प्रॉपरली हम कंपेयर करेंगे, एक लाइन खींच के सारे पॉइंट्स में बताऊंगी, ताकि एक ही जगह पे एक ही स्लाइड में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। इनिशिएशन को, फिर इलॉन्गेशन, फिर टर्मिनेशन, इस तरह से